जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। मेरा नाम जसमिंदर सिंह है और मैं हाल ही में 5th AFSB गुवाहाटी से रिकमेंड हुआ हूँ। हमारा बैच AFSB गुवाहाटी में NDA का पहला बैच था और हमारे ग्रुप से मतलब हमारे बैच से 8 बच्चे रिकमेंड हुए और हमारे ग्रुप से मतलब जो हमारा ग्रुप था उससे 3 बच्चे रिकमेंड हुए। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा था कि मैंने 7 तारीख को मैंने यहाँ से ट्रेन पकड़ी और 8 तारीख को रात में 12 बजे मैं गुवाहाटी स्टेशन पे पहुँच गया। आफ्टर दैट हम लोग 11 AC यानी कि 5 AFSB गुवाहाटी जो A4 सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ पर पहुँचे। सुबह 6 बजे हम लोग रिपोर्ट कर दिए थे और वहाँ पे मतलब अराउंड 57 या 60 बच्चों ने वहाँ पे रिपोर्टिंग की फर्स्ट डे पे। तो सबसे पहले जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो गेट पर ही आपका मतलब पहले तो कंपलसरीली आपको मास्क और फेस शील्ड लेके जाना, बिकॉज काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया और वो फेस शील्ड के बिना आए थे, तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे लॉकडाउन था तो अवेलेबिलिटी नहीं थी, मतलब मेडिकल शॉप सारे बंद थे। फिर उनको कहीं ना कहीं से अरेंज करना पड़ा, जो कि हो गया था। बट बी बेटर मतलब कि आप लेके जाएं मास्क फेस शील्ड और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कॉल अप लेटर में। और इसके बाद फिर थर्मल स्क्रीनिंग हुई। फिर हमारे डॉक्यूमेंट्स थोड़े बहुत चेक होते हैं, जैसे कि कॉल लेटर और मतलब आधार कार्ड और उससे थोड़ा मतलब वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद फिर हम लोग को लंच प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर देन हम लोग को एक मतलब फर्स्ट डे पे ऐसा हुआ कि हमारा एज यूजुअल OAR टेस्ट हुआ, तो उसके लिए सबको एक हॉल में असेंबल किया गया, चेस्ट नंबर दिए गए। आफ्टर दैट हम लोग ने, जैसे मेरा चेस्ट नंबर उस टाइम पे फर्स्ट फेज के लिए चेस्ट नंबर 24 था और फिर हमने OAR टेस्ट दिया। तो OAR टेस्ट का मतलब बेसिकली बहुत फ्रेंड्स मुझसे पूछते हैं कि भाई कैसे तैयारी की। तो मैंने क्या किया था कि जैसे जो OAR टेस्ट के लिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जो मैंने ज्वाइन की थी कोचिंग, तो SSB के लिए, तो यहाँ पर हम लोग को स्टडी मटेरियल दिए जाते हैं। तो मेरे पास जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी की जो मटेरियल था उसमें 12 और 13 समथिंग उसमें OARs थे। तो मैंने क्या किया था कि बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कि कितना टाइम वहाँ पे मिलने वाला है, तो आई यूज टू मतलब मैं ऐसा मान के चलता था कि मुझे 20 मिनट मिलेंगे और मुझे 50 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं 20 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन करने की ट्राई करता था। तो ऐसे ही मैंने OAR की प्रैक्टिस की थी। उसके बाद फिर OAR टेस्ट हुआ। फर्स्ट डे पे जब हमारा OAR हो गया उसके बाद फिर दोबारा से हम लोग को मतलब बोला गया कि अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं तो फ्रेश हो सकते हैं। उसके बाद फिर 10 मिनट्स में फिर हमारा PPTD सेशन हुआ, मतलब जो टेस्ट हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे एज यूजुअल आप लोगों को पता होगा कि एक फ़ोटो दिखाई जाती है। तो हमारे में फ़ोटो कैसी थी कि हमारे में जो फ़ोटो थी उसमें 3 चेयर थे और 2 चेयर पे एक लड़का बैठा था और एक लड़की बैठी थी और सामने एक टेबल थी। तो जो मैंने स्टोरी बनाई थी, मैंने तो ये बनाई थी बिकॉज मेरी एक सिस्टर भी है जो मेरे साथ सेम क्लास में है। तो मैंने मतलब अपने आप को इमेजिन करते हुए ये स्टोरी बना दी थी कि वो दोनों भाई बहन हैं और जो ब्रदर है वो अपनी बहन की हेल्प कर रहा है पढ़ाई में। तो ऐसे करके मैंने स्टोरी बना दी थी, जो कि एज यूजुअल आपको पता होगा कि 4 मिनट का टाइम मिलता है और आपको स्टोरी बनानी होती है। उसमें 1 मिनट आपका सब रिकॉर्ड करने के लिए कि मतलब कहाँ पर कौन कौन है। जैसे कि एक ट्रिक होती है जैम करके कि जेंडर एज मूड वो लिखना होता है आपको। तो ये मैंने किया। आफ्टर दैट PPTD ख़त्म होने के बाद सबको असेंबल किया जाता है दोबारा और फिर एक दूसरे हॉल में ले जाया जाता है, एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर PPTD का डिस्कशन होता है। तो हम पहुँचे वहाँ पे। फिर जो मेरा ग्रुप था उसमें 12 बच्चे थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो इनडिसिप्लिन थे। मीन्स जैसे भी कोई बोलता था तो वो मतलब ऐसे टर्न करने मतलब से टर्न करके मतलब जैसे कि आपको वहाँ पे मेंटेन करना है कि डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन करके रखना है कि जैसे आप जिस पोजीशन में थे कि लैप्स पे हैंड रख करके वैसे उस टाइप से आपको करना चाहिए। और श्योर था कि जो इनडिसिप्लिन शो कर रहे थे वहाँ पे वो स्क्रीन नहीं हुए। तो इसीलिए डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखना है। और वहाँ पर नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बिकॉज मेरा नरेशन अच्छा गया था और मैंने नोटिस किया कि जिन का नरेशन अच्छा गया था वो सब रिकमेंड हुए, मतलब स्क्रीन इन हो गए थे। तो फर्स्ट डे यहीं पे ख़त्म होता था। फिर हम लोग को सबको दोबारा असेंबल किया गया, स्क्रीनिंग के रिजल्ट्स बताए गए। फिर उन्होंने बोल दिया था कि जिस का चेस्ट नंबर हम अनाउंस कर रहे हैं वो एक साइड आ जाए। तो सबको उन्होंने एक साइड किया और बाकी मतलब लगेज के साथ बुलाया था कि सब लोग लगेज के साथ असेंबल हो जाए। उसके बाद फिर बाकी बच्चों को वापस भेज दिया। फिर हम लोग को दोबारा हॉल में ले गए। चेस्ट नंबर्स, अब दूसरे चेस्ट नंबर्स अलॉट हुए। तो मेरा चेस्ट नंबर 15 था। फिर अलॉटमेंट के बाद फिर हम लोग दोबारा से उसी हॉल में गए जहाँ पे PPTD हुआ था। फिर वहाँ पे इस पोजीशन पे क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अब वेरीफाई किए जाते हैं कि मार्कशीट वगैरह देखते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स कॉल लेटर में बताए गए हैं वो सब यहाँ पे थोड़े बहुत चेक होते हैं।
उसके बाद आपको PIQ फॉर्म भरने के लिए बोला जाता है। तो PIQ फॉर्म भर करके उसके बाद फिर हमारा क्या होता है कि अब फिर हम लोग को मतलब अलॉट हो जाता है कि आप इस क्वार्टर में जाएँ या इस रूम नंबर में जाएँ। तो हमारा रूम नंबर 2 था और हमारा ग्रुप जो थे उसमें 9 बच्चे थे और सभी बच्चे इतने कोऑपरेटिव और इतने मतलब हेल्पफुल थे कि आई कैंट फॉरगेट देम इन माई लाइफ। अभी भी मतलब हमारे कांटेक्ट में सारे बंदे हैं और नाम भी सबके पता है। मतलब जैसे कि 5 डेज़ में हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे और दो कुछ रिकमेंड हुए, कुछ रिकमेंड नहीं हुए, बट हम लोग की फ्रेंडशिप कभी मतलब बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बन गई थी वहाँ पे। आफ्टर दैट क्या हुआ कि फर्स्ट डे यहाँ पे हमारा फर्स्ट डे पे ही वहाँ पे जैसे गुवाहाटी सेंटर में क्या होता है कि फर्स्ट डे पे ही आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। तो हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट था, जैसे हम लोग को अकोमोडेशन में भेज दिया गया, फिर हमने लंच किया, फिर हमको बताया गया था कि 4 बजे तक आपका साइकोलॉजी का टेस्ट होगा। तो हम सब प्रिपेयर किए। उसके बाद फिर मतलब 4 o'clock से मतलब 15 मिनट्स पहले ही हम सब रेडी थे। मीन्स हमारा ग्रुप बहुत डिसिप्लिन था, हम लोग हमेशा टाइम से पहले रेडी रहते थे। तो 15 मिनट्स पहले ही हम लोग रेडी थे, हम लोग पहले ही फॉल इन कर लिए। उसके बाद फॉल इन के बाद फिर हम लोग गए, सब लोग लाइन बना करके गए वहाँ पे सेंटर मतलब जो हॉल था वहाँ पे जहाँ पे PVDT हुआ था, सेम उसी हॉल में सारी चीज़ें हो रही थी। तो वहीं पे हम लोग दोबारा गए और फिर वहाँ पर हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ। एक हम लोग को एक हैंडल की जाती है, एक बुकलेट टाइप्स, और उसमें क्या होता है कि सब पूरा फुल एम्प्टी होता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी शीर्ष सर ने हम लोग को इतना मतलब हम लोग का ऐसे सेशन हो चुका था, तो मैं बहुत फैमिलियर था कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे होने वाला है। और बट सिंस वो एग्ज़ाम था, मतलब एक्चुअल में जो हमने सीखा था उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना था, तो मुझे तो सर की एक एक बात जो उन्होंने डोजर असेसमेंट के दौरान मुझे बताई थी वो सारी मुझे याद थी। और मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं कर ले जाऊंगा, क्योंकि इतना अच्छा गाइडेंस मिला था मुझे कि आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो हुआ कुछ यही कि फिर हम लोग को हैंडल की गई सीट्स। उसके बाद TAT का टाइम आया। तो TAT में हम लोग को सर ने बताया था कि 3 चीज़ें हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, अपना नेचुरल शो करना है, और एक और टिप था जो मतलब उन्होंने बोला था कि जो हीरो है उसको काबिल बनाओ। तो मैंने इन 3 टिप्स का ध्यान रखा और मेरा TAT बहुत अच्छा गया। बिकॉज मैंने कुछ मतलब जैसे जब यहाँ पे मैं करता था तो मैं पूरी स्टोरीज कंप्लीट नहीं कर पाता था। आई रिमेंबर कि बहुत सारी स्टोरीज 2-3 स्टोरीज तो मैंने यहाँ पे छोड़ दी थी, बट जब वहाँ पे गया तो प्रैक्टिस की वजह से मैंने सारी की 12 स्टोरीज अटेम्प्ट की। और उसमें 12th स्टोरी जो होती है वो ब्लैंक स्टोरी होती है। तो ब्लैंक स्टोरी में क्या होता है कि आप अपना एक कोई एक्सपीरियंस उसमें, या फिर आप क्या बनना चाहते हैं, या फिर उस टाइम पे जो भी आपको याद है लिख सकते हैं। तो हमारा क्या था कि हमने क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मैं सोच के गया था कि मैं ये स्टोरी लिखूंगा। और एक और उसमें रहता है कि जैसे कि ट्राई कीजिएगा कि अगर आप लिख रहे हैं उसको, तो उसको जितना लेंथ आपने प्रीवियस स्टोरीज को लिखा है उसी लेंथ में रखिए, क्योंकि फिर वैसा हो जाता है कि ये प्री कंसीव्ड स्टोरी। क्योंकि सर ने हम लोग को बताया था कि जो ब्लैंक स्टोरी है उस पर ज़्यादा मतलब इन द सेंस कि ब्लैंक स्टोरी मार्किंग के लिए नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें थी। उसके बाद फिर PVDT के टैट के बाद हमारा हुआ WAT का सेशन। तो WAT में भी हम लोग प्रैक्टिस करके गए थे। सर ने बहुत अच्छा सारे वर्ड्स की प्रैक्टिस वर्ड बाय वर्ड, और उसमें मतलब सब बताते थे सर कि कैसे लिखना है। तो WAT में मैंने अप्रॉक्स आउट ऑफ 60 सारे ही मैंने वर्ड्स अटैम्प्ट किए थे। 60 आउट ऑफ 60 मैंने सारे अटैम्प्ट किए थे WATs में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि सर ने एक टिप दी थी कि क्या बोलते हैं कि फर्स्ट 30 जो SRTs हैं उसको जल्दी कवर करो, मीन्स पूरा आराम से कवर करो, उसको पूरा डिटेल में कवर करो। और फिर लास्ट में जब देखो कि 30 हो गए तो फिर उसके आगे फिर घींच दो, मतलब कि पूरा एकदम शॉर्ट करके जितना कर पाओ उसके आगे तक ले जाओ। तो मैंने 30 ऐसे ही किया, इसी को फॉलो किया मैंने। 30 तक आराम से किया, मतलब पूरा डिटेल में किया, और फिर लास्ट में मैंने बहुत तेज़ी से घींचा। मतलब जितने क्वेश्चन हो सकते थे मैंने एक लाइन में या फिर एक 2-2 3-3 वर्ड्स में ऐसे कर दिया। तो ऐसे करते हुए मैंने मतलब 57 SRTs अटेम्प्ट की थी, जो कि बहुत बिल्कुल सर ने बोला था कि 45 प्लस कर ले जाओ तो बहुत है। तो मैंने 57 अटेम्प्ट कर ली थी। तो इस तरीके से SRT भी अच्छी गई। फिर आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में क्या था कि सर ने हम लोग को मतलब पहले गाइडेंस दे दी थी कि मतलब से यहाँ पर अच्छी बात ये है कि सर ने कभी खुद से नहीं बताया कि तुमको ये लिखना है। सर हम लोग से बोलते थे कि तुम लिखो, और उसके बाद फिर वो सर उसकी लैंग्वेज इंप्रूव करते थे। तो उससे क्या होता था कि वो बेटर इंप्रेशन जो मतलब साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन पर पड़ता है। तो इसके लिए बहुत थैंकफुल है हम लोग सर के कि उन्होंने इतना अच्छा गाइडेंस किया। उसके बाद फिर हमारा मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन था, तो वो तो हमने सोच के रखा था कि कैसे लिखना है, और सारे पॉइंट्स हमने वैसे लिख दिए। आफ्टर दैट ये हमारा फर्स्ट डे यहीं पे
ख़त्म हुआ। फिर सेकेंड डे पे हमारा था GTO और थर्ड डे पे भी हमारा GTO था। फोर्थ डे हमारा ब्लैंक था और फिफ्थ डे पे हमारा इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस, मतलब मेरा इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस एक साथ था। तो सेकेंड डे पे क्या हुआ कि उसके बाद फिर मतलब जैसे कि फर्स्ट डे पे फिर इसके बाद फिर हम लोग को वापस अकोमोडेशंस में भेज दिया जाता है, फिर लंच मतलब डिनर किया जाता है, फिर उसके बाद फिर मतलब यूजुअली सब कुछ वहाँ पे सारी अवेलेबिलिटी रहती है। तो इसके बाद फिर सेकेंड डे पे हमारा GTO था। GTO में फर्स्ट हम लोग पहुँचे वहाँ पे, तो फिर एज़ यूजुअल हमने फिर मतलब टाइम से पहले ही फिर वहाँ पे रिपोर्ट कर दिया, मतलब क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब रेडी रहते थे हर मोमेंट पे। और वहाँ पे मतलब बच्चे होते हैं जो मतलब 3-3 बजे 4-4 बजे तक उठ जाते हैं। तो वैसे फ्रेंड्स मेरे थे, तो एक मेरा दोस्त था रवि भाई, तो वो हमेशा क्या करता था कि 4 o'clock पे यूज्ड टू वेकअप और वो हम मुझे जगा दिया करता था। तो ऐसे हेल्पफुल फ्रेंड्स थे वहाँ पे। उसके बाद फिर हम फर्स्ट डे सेकेंड डे पे गए GTO के लिए। तो वहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी जो हम लोग को कराई गई थी, मतलब पहले GTO हम लोग को बुलाते हैं, फिर बोलते हैं कि हैव सीट, और उसके बाद फिर सबसे उनका डिस्क्रिप्शन पूछते हैं कि भाई अपने बारे में बताओ, कहाँ से हो ये बताओ। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो वो पूछ रहे थे, वो हमसे ये पूछ रहे थे कि आपने कोरोना टाइम पे कैसे अपना टाइम स्पेंड किया। तो हमने उनको सारे बच्चों ने एक एक करके अपना डिस्क्रिप्शन दिया, कहाँ से है वो बताया, और फिर बताया कि उन्होंने कैसे कैसे स्पेंड किया। मेरा क्या था कि क्योंकि मैं मतलब मैंने कोरोना टाइम पे क्या किया था कि मैं वीडियोस वगैरह यूट्यूब वगैरह पे अपलोड किया करता था। मैं वीडियोस एडिटिंग वगैरह उसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, टेक्निकल एस्पेक्ट्स में। तो मैंने यही चीज़ मतलब GTO सर को भी बताई थी। फिर उन्होंने उसके बाद हमारा शुरू होता है ग्रुप डिस्कशन। तो फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन में क्या हुआ कि फर्स्ट टॉपिक उन्होंने 2 टॉपिक्स दिए। एक दिया कि यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड कोई एक टॉपिक था फर्स्ट टॉपिक, और सेकंड टॉपिक था एजुकेशन से रिलेटेड। तो सिंस हमने फिर मतलब जैसे कि सर ने बोला कि यू हैव टू डिसाइड अमंग योरसेल्फ, और फिर आप बोलिए। तो हमने डिसाइड किया कि भाई यूनाइटेड नेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाएगा। तो हालांकि 3 बच्चों ने उसके लिए वोट किया था कि हम यूनाइटेड नेशंस पे करना चाहते हैं, बट हमने डिसाइड किया क्योंकि मेजोरिटी थी कि उन्होंने बोला कि एजुकेशन पे करना चाहते हैं। तो हमारा डिबेट फर्स्ट डिबेट जो था वो एजुकेशन पे हुआ। तो एजुकेशन पे हमने कई सारे पॉइंट्स दिए, और जैसे कि सर ने बताया था कि कुछ इनोवेटिव, कुछ मतलब अलग से आइडियाज़ दो जो कोई और ना दे। जैसे कि मुझे याद है मैंने मतलब जब बोल रहा था तो मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया था, और साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि यूथ में सेक्स एजुकेशन को मतलब बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इतने सारे क्राइम्स बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें से मुझे थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट मिल गया था, बिकॉज मैं न्यू पॉइंट्स ऐड कर रहा था। और मुझे जहाँ तक याद है कि मतलब 15 मिनट्स में मैंने एटलीस्ट 15 पॉइंट्स या 15 प्लस पॉइंट्स मैंने दिए थे। तो एज सर ने बताया था, हम लोग को गाइड किया था, जैसे ES त्रिपाठी सर और कर्नल प्रमोद सर, तो उसके लिए उन्होंने गाइड किया था बहुत बढ़िया तरीके से, तो वो बढ़िया गया। फिर सेकंड ग्रुप डिस्कशन क्या हुआ कि सर ने बोला कि आई विल गिव द टॉपिक। तो सर ने इसरो पे हम लोगों को डिस्कशन करने के लिए था, मतलब सारे बहुत डिटेल में उन्होंने बोला था कि मतलब इसरो एंड इट्स फंडिंग, प्राइवेटाइजेशन, इट्स अचीवमेंट्स, वो सब करके। तो वैसे फिर हमने डिबेट्स उस पर स्टार्ट किया, और ग्रुप डिस्कशन में फिर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया मैंने। सेम इस बार भी मैंने मतलब 15 मिनट्स में एटलीस्ट 15 प्लस पॉइंट दिए, और मतलब हमारा ग्रुप बहुत कोऑपरेटिव था, सबको बोलने का मौका दे रहा था। मीन्स जैसे अगर कोई बंदा बोल रहा है तो वो दूसरा शांत हो जाता था। और इवन फिश मार्केट हमारे में ना ही PPDT में बनी और ना ही इधर बनी। और बस ऐसे ही फिर एक ग्रुप डिस्कशन हुआ। आफ्टर दैट हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हुआ। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में फिर ऐसे ही होता है कि जो GTO सर होते हैं उनके पीछे एक बोर्ड रहता है, तो बोर्ड पर वो मैप बना रहता है। तो जब ये सब हुआ तो फिर उन्होंने उस पर कर्टेन लगा था, तो उन्होंने कर्टेन हटाया। कर्टेन हटाने के बाद फिर उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया कि मैप पे ये प्लेसेस हैं और ऐसे ऐसे है। आफ्टर दैट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्टोरी रीड की और बोला कि ये स्टोरी है, ऐसा ऐसा यहाँ पे स्टोरी में चल रहा है। अब आपको क्या करना होता है कि उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करनी होती है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे सिखाया गया था कि फर्स्ट ह्यूमन लाइफ प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। तो जैसे अगर आप ज्वाइन करते हैं कोई मतलब जैसे सेंचुरी डिफेंस अकेडमी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बिट बाय बिट हर एक प्रोसीजर को क्रैक करना आपको बताया जाता है कि ये किस पोजीशन में आपको क्या करना है। तो सर ने हम लोग को बहुत अच्छे से गाइड किया था कि कैसे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मतलब अटेम्प्ट करना है, उसको पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, आफ्टर दैट स्टूडेंट्स जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्योंकि हमारा ग्रुप जो था वो 9 बच्चों का था, तो GTO सर ने बोला था कि आपको अपना ग्रुप एज्यूम करना है कि 9 बंदों का है। आफ्टर दैट क्या हुआ कि ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बाद उन्होंने बोला कि आपके पास पैड्स और वो पेन है, आप उस पर अपना सोल्यूशन लिखिए। तो अप्रॉक्स 10 मिनट्स मिलता है, जो कि बहुत ही इनफ रहता है। हमने भी अपना सारा सोल्यूशन लिखने के बाद फिर हमने पेन डाउन कर दिए थे क्योंकि टाइम बच गया था। तो फिर ये हुआ। आफ्टर दैट क्या हुआ कि सर ने बोला कि अब आप सोल्यूशंस अपने नीचे रख दीजिए वापस, तो हमने रख दिए। फिर हमारा हुआ डिस्कशन स्टार्ट हुआ।
तो डिस्कशन में क्या था कि जैसे हमारे स्टोरी में बोला गया था कि यू ऑल्सो हैव गन्स अवेलेबल विद यू। तो काफ़ी बच्चों ने क्या किया कि गन्स उन्होंने मतलब क्योंकि टेररिस्ट का कुछ हो रहा था वहाँ पे, मतलब काफ़ी डिटेल, मतलब मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम शॉर्टेज की वजह से, बट वहाँ पे क्या हुआ था कि एक टेररिस्ट का ग्रुप था और मतलब बच्चों ने लिखा कि हम गन्स लेंगे और फिर उनको हैंडल करेंगे। तो क्योंकि हम लोग को यहाँ पे सिखाया गया था कि बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल, आप अभी से आप गन कैसे यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आप अभी 18 साल के भी नहीं हुए और आप गन्स चलाओगे, और किसने आपको अथॉरिटी दी कि आप गन चलाओगे। तो इसलिए ये पॉइंट्स मैंने उनके सामने रखे हैं कि भाई आप लोग गन यूज़ करने जा रहे हो, बट किसने अथॉरिटी दी आपको कि आप गन यूज़ कर सकते हो। और इवन दो अगर आप मान लीजिए आप गन यूज़ करते भी हैं, तो वो जो वहाँ पर टेररिस्ट हैं वो हाईली ट्रेंड टेररिस्ट हैं। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिना किसी ट्रेनिंग के, बिकॉज उसमें बता रखा था कि आप स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट टेररिस्ट को कैसे मतलब ओवर पावर कर सकता है। तो ये सब पॉइंट्स थे जो हमने ध्यान रखे थे वहाँ पे GTO में, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में। और फिर ऐसे हुआ, फिर मैंने सबको कन्विंस कर दिया एक्चुअली अपने पॉइंट पर। और GTO सर फिर सर ने बोला कि यू हैव 2 मिनट्स लेफ्ट। तो मैंने पूरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सबका सॉल्यूशंस कंबाइन किया और कंक्लूड किया। फिर मैंने सबकी परमिशन से मैंने बोला कि इफ़ यू परमिट आई वुड लाइक टू टेल द कॉमन सॉल्यूशन। सो सबने परमिट कर दिया। फिर मैंने ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज सर को एक्सप्लेन की। आफ्टर दैट मतलब अच्छा गया ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। इस सेशन के बाद फिर हम लोग को बोला गया कि नाउ यू कैन लीव। तो सेकेंड डे पे ही फिर हमारा PGT, HGT और हमारा क्या बोलते हैं लेक्चरेट हुआ। तो हम पहुँचे, उसके बाद फिर ग्राउंड में रिपोर्टिंग हुई, फिर वहाँ पे फॉलोइंग किया गया। फिर वहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज जो थी वो थी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT। तो PGT में क्या हुआ कि हमारा जो ग्रुप था वो इनिशियली उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। मतलब हमने फर्स्ट लेवल क्लियर किया, सेकंड हम लोग क्लियर नहीं कर पाए, बट GTO सर ने बोल दिया कि यू कैन मूव टू थर्ड। फिर थर्ड पे हम लोग गए और थर्ड को क्लियर किया। तो PGT में हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट HGT में सबने सारे जो मतलब दोनों ग्रुप ने बढ़िया परफॉर्म किया। फिर उसके बाद लेक्चरेट का टॉपिक हुआ। तो लेक्चरेट में जैसे मेरा जो टॉपिक था वो था इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम, और एक और टॉपिक था मास कम्युनिकेशन, और 2 और लो ऑर्डर टॉपिक्स थे जिनको मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मुझे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बहुत कुछ पता था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लेक्चरेट उसी पे बोलूँगा। फिर मैं मतलब 3 मिनट आपको बोलना होता है, तो मैंने पूरा फुल 3 मिनट यूटिलाइज़ किया और फिर लास्ट में कंक्लूड भी कर दिया। तो लेक्चरेट भी मेरा बढ़िया गया था। इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आपका सेकेंड डे ख़त्म होता है ना, मतलब हाफ ग्रुप टास्क हो गया, फिर लेक्चर हो गया, फिर सेकेंड डे ख़त्म। फिर हमारा थर्ड डे पे स्टार्ट हुआ, क्या बोलते हैं, सबसे पहले कमांड टास्क हुआ। सारे बच्चों को रैंडमली एक के बाद एक बुलाया गया। फिर मतलब कमांड टास्क करा, मतलब जैसे कि सर बोलते हैं कि आप 2 सबऑर्डिनेट्स को ले सकते हैं, मतलब जो भी चेस्ट नंबर आप चाहें बुला सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको ध्यान रखना होता है कि भाई सारे फ्रेंड्स का चेस्ट नंबर आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पर किसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक और छोटी सी बात कि यहाँ पे जो GTO सर होते हैं वो आप एक इनफॉर्मल इंटरव्यू सा लेते हैं, जैसे कि पूछते हैं आपके बारे में कि आप कहाँ से हो, और आपके मतलब थोड़ी बहुत डिटेल्स आपके बारे में पूछते हैं वहाँ पे। बहुत छोटा सा इंटरव्यू होता है, इनफॉर्मल सा। और इसके बाद फिर वो हम लोग बढ़ते हैं कमांड टास्क की तरफ। कमांड टास्क भी हमारा मतलब मैक्सिमम बच्चों का अच्छा गया था, सबने लगभग टास्क कंप्लीट कर लिया था। आफ्टर दैट हमारा क्या हुआ कि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में सारे ऑब्स्टिकल्स लगभग जो यहाँ पे सेंचुरी डिफेंस एकेडमी में अवेलेबल हैं वैसे ही थे, और डायमेंशंस भी लगभग यही थी जो यहाँ पर है। और बाकी मतलब GTO में ज़्यादा प्रॉब्लम, GTO टास्क में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। फिर यहाँ पे फिर फुल ग्रुप टास्क हुआ। तो फुल ग्रुप टास्क को ज़्यादा मतलब उन्होंने सर ने भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। उन्होंने बोला कि बस आप आइडियाज़ दे दो, बिकॉज वहाँ पर रेन स्टार्ट हो गई थी। तो सर ने बोला कि आइडियाज़ जो है आप मतलब आप एग्जीक्यूट कीजिए। फिर हमने आइडियाज़ दिए, तब तक सर ने बोला ओके फाइन यू कैन लीव। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमारा थर्ड डे भी खत्म हुआ। अब फोर्थ डे क्या था कि हम लोगों मतलब मेरा जो था वो फ्री था, बिकॉज मेरा जो इंटरव्यू था वो 5th डे पे पड़ा था। तो फोर्थ डे फिर हमने वैसे ही फिर हम लोग सब लोग एक साथ टाइम स्पेंड किए, फिर बहुत बातें की। फिर उसके बाद फिर फिफ्थ डे पे फिर हम लोग मतलब मैं रेडी हुआ मॉर्निंग में, और 7 o'clock पे फिर मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। तो इंटरव्यू में क्या था कि कई सारे मतलब पूरा मैक्सिमम मेरा जो मतलब था मेरा लगभग 40 से 50 मिनट चला इंटरव्यू। और
उसमें ज़्यादातर 99 मतलब 95% जो था वो PIQ बेस्ड ही था। मतलब वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे आपके बारे में जानने में कि आप कहाँ से हो, आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आप फ्रेंड्स के बारे में क्या सोचते हो, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। और फिर जैसे कई सारे क्वेश्चंस इस टाइप के थे। और वो ये भी देखते हैं कि आप कैसे मतलब आप क्रिटिसाइज़ करना जानते हो। जैसे कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि यू आर फ्रॉम लखनऊ, मैंने कहा यस सर। तो बोले कि टेल मी सम इम्प्रूवमेंट्स दैट नीड टू बी डन इन लखनऊ। तो मैंने उन सर को बताया कि सर फर्स्टली सर लखनऊ इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। मैंने उनको बताया कि बहुत अच्छा प्लेस है सर। और फिर जो प्रॉब्लम मुझे लगती है कि एज हमने कई बार यहाँ पे कोचिंग में भी डिस्कस किया था कि लखनऊ में क्या हुआ है कि मतलब बहुत ड्रास्टिकली ट्रीज़ को कट किया गया और फिर वहाँ पे उसकी जगह पे सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बन रहे हैं। जैसे कि कई जगह यहाँ पे मायावती गार्डन और इको गार्डन, वो सब गार्डन है, तो बहुत लार्ज एरिया में ट्रीज़ को कट किया गया और उसकी जगह वहाँ पे रेड मार्बल यूज़ किया गया है मतलब ब्यूटीफाई करने के लिए। बट रेड मार्बल्स यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है और यहाँ पे बारिश मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ मैंने सर को बताई कि सर ये प्रॉब्लम है सर, और अगर मुझे मतलब अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा तो मैं यही करूँगा सर कि यहाँ पर ट्रीज़ दोबारा लगने चाहिए। इस टाइप का मैंने सर को बता दिया। तो सर मतलब इम्प्रेस हुए। सर ने पूछा मतलब वो चेक करते हैं कि मतलब उन्होंने बोला कि मतलब मुझसे बोला था कि मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो मैंने कहा था नहीं सर ऐसा है सर, आप आएंगे तो सर आप ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा सर। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि वो मार्बल है या टाइल्स है। तो मुझे मतलब कॉन्फिडेंस था तो मैंने बताया कि हाँ सर मार्बल ही है सर। फिर उन्होंने पूछा कि मतलब और बताओ। मैंने कहा सर पेवमेंट्स वगैरह पे भी मार्बल लगा देते हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि पेवमेंट्स में भी मार्बल लगा देंगे, मतलब जैसे कि फुटपाथ जो होता है वहाँ पर भी मार्बल्स लगा देते हैं। तो सर ने क्रॉस चेक किया कि मतलब वहाँ पर मार्बल्स मतलब बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो मैंने बोला ये सर लगा हुआ है सर। और मतलब मैंने हर बात पे मतलब मैं कॉन्फिडेंट था और मुस्कुराते हुए मैंने पूरा इंटरव्यू दिया। जैसे कई जगह उन्होंने मुझे मतलब काउंटर करने के लिए, जैसे कि एक जगह उन्होंने पूछा कि तुमने और कौन से कॉम्पिटिशन्स दे रखे हैं। तो मैंने उनको बताया कि सर एज़ यूजुअल सर जैसे सब करते हैं मैंने भी जेईई का प्रिपरेशन किया था सर। तो उन्होंने पूछा मुझसे परसेंटाइल कितनी थी। तो मैंने उनको परसेंटाइल अपनी बताई। तो उन्होंने बोला कि ये तो बहुत कम है। तो बिकॉज मतलब उन्होंने बोला कि ये तो बहुत कम है, इससे तो तुम्हें कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि NITs वगैरह के लिए तो 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल चाहिए होता है, तो कैसे करोगे। तो मैंने उनको बताया कि सर आर्मी इंस्टीट्यूट में जाना है सर मुझे, आर्मी इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी पुणे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है बट इस मार्क्स से तो तुम वहाँ पे भी नहीं पहुँचोगे। तो उस पॉइंट पे वो चेक कर रहे थे कि मतलब इस सिचुएशन में जब मेरा नेगेटिव बात हो रही है तो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। तो मैंने तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यस सर यू आर राइट सर, ऐसे तो मैं कहीं नहीं जा पाऊँगा सर, बट आई एम ट्राइंग बेस्ट सर, 4th अटेम्प्ट बचा है सर, मैं अपना पूरा फुल और इस बार मैं अच्छा स्कोर करूँगा। ऐसे करके मैंने मतलब पूरा बोल दिया। इसके बाद हमारा इंटरव्यू ख़त्म होता है और बस ओलंपिक्स के बारे में पूछा गया था करंट अफेयर्स में कि ओलंपिक्स के बारे में बताओ और कौन कौन मेडल्स जीता है, कितने मेडल्स जीते हैं और किस स्पोर्ट्स में जीते हैं। मतलब ओलंपिक्स एक हॉट टॉपिक था जो लगभग सारे कैंडिडेट से पूछा गया था। तो ओलंपिक्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं अगर आपका SSB है तो। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट था कि अब हम इंटरव्यू से तो आ गए, बट मतलब जैसे मुझे रियलाइज़ हुआ था, मुझे लगा था कि सिर्फ 5-10 मिनट ही इंटरव्यू चला, बट जब मैं रूम में पहुंचा तो सबने बताया कि नहीं भाई 45 to 50 मिनट्स आराम से गया। तो मतलब वहाँ पे आपको रियलाइज़ नहीं होता कि क्या मतलब जैसे मेरा जो इंटरव्यू था वो तो बहुत ज़्यादा तक कन्वर्जेशन की तरह ही था कि हम लोग इंटरव्यूअर और मैं मतलब बातचीत कर रहे थे उस टाइप का, बट वो इंग्लिश में होता है ना, बस वही चीज़ है। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर इंटरव्यू खत्म होता है, फिर कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा टफ, मतलब उसमें कोई सिर्फ जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी ज़्यादा से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो जैसे मुझसे कोई क्वेश्चन मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं, बस ये पूछा था कि हाउ वाज योर स्टे और व्हाट डिड यू लर्न इन दिस 5 days। तो मैंने उनको बता दिया कि सर ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था सर और ये। फिर उन्होंने बोला ओके यू मे लीव। तो ऐसा फिर कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, फिर हम लोग को असेंबल किया गया वापस से उसी हॉल में जहाँ से हमारा स्क्रीनिंग स्टार्ट हुआ था। तो उसी हॉल में जाने के बाद फिर सर आते हैं जो प्रेसिडेंट सर थे। प्रेसिडेंट सर बहुत ही मोटिवेटिंग, मतलब अभी तक मुझे सारे उनके वर्ड्स याद हैं और उन्होंने बहुत ही मोटिवेट किया था। तो मेरे मन में तो यही चल रहा था कि कोई बात नहीं, अगर रिकमेंड भी नहीं हुआ तब भी इतने बड़े मतलब अधिकारी मुझे इतना मतलब वैल्यूबल ज्ञान दे रहे हैं तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद फिर GTO सर जो हम लोग को हम लोग को असेस किए थे, वही फिर GTO सर आते हैं और फिर अनाउंस करते हैं चेस्ट नंबर। तो आई वॉज द मीन्स पहले चेस्ट नंबर 2, फिर 5, 7, फिर 11 और फिर नाम आता चेस्ट नंबर 15। तो मीन्स आई रिकॉल्ड एवरीथिंग दैट, जितना कुछ भी था। फिर मैंने डिसाइड किया था कि मतलब बाकी सारे बच्चे तो मतलब टेबल पटक के यस यस करते हुए जा रहे थे, बट मैंने डिसाइड किया कि ओके इट्स ओके,
मैंने कर लिया। फिर उसके बाद फिर मैं आराम से गया वहाँ पे खड़ा हो गया। और क्योंकि फिर मेरे हाथ में चोट थी, बट जब सर आए, प्रेसिडेंट सर हैंड शेक करने, तो मैंने टाइटली हैंड शेक किया। बाद में बिल्कुल दर्द हुआ, बट उस टाइम पे इतना प्राउड फील हुआ कि मतलब बहुत अच्छा लगा। फिर बहुत मतलब लगभग हम 4-5 घंटे तक फिर फॉर्म्स भरे बैठ करके, बहुत सारे फॉर्म्स भरे। फिर सर ने परमिशन दी कि नाउ यू कैन कॉल योर पेरेंट्स। फिर हमने घर पे फ़ोन करके बता दिया कि भाई रिकमेंड हो गए। सबका बहुत अच्छा रिस्पांस था। और जब तक मैं बाहर निकला तब तक तो मुझे अपने मतलब सबका फ़ोन आने लगा। फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और मतलब 5 डेज़ जो वो मैंने स्पेंड किए वहाँ पे FIFSB गुवाहाटी में, वो मेरे लाइफ के मोस्ट मेमोरेबल डेज़ थे। सारे जो दोस्त थे अभी भी हमारे कांटेक्ट में हैं, और बहुत बढ़िया लगा मुझे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़कर भी। और उन्होंने जितनी बातें सिखाई मैंने सब फॉलो की, और इस वजह से आज मैं रिकमेंड हो पाया। तो मेजर जो मतलब क्रेडिट मैं देना चाहूँगा आफ्टर माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली, वो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को ही जाता है कि उन्होंने SSB में मेरी इतनी हेल्प की। दैट्स इट अबाउट माय एक्सपीरियंस। थैंक यू। जय हिंद। इंटरव्यू में GTO की तैयारी करें सेंचुरियंस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड नॉर्थ इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ। पाएं फुल लेंथ ग्राउंड, 165+ ऑब्स्टेकल्स, replica of all SSBs across India, multiple PGT, HGT, FGT, CT के structures, all individual obstacles of Army, Navy and Air Force, snake race का exposure और साथ ही साथ में बेहतरीन running track physical की practice के लिए आज ही ज्वाइन करें टीम सेंचुरियन, पाएं इंडिविजुअल व पर्सनलाइज्ड गाइडेंस एवं पूरे करें अपने सपनों को। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।